हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले लेक्चर की तरह आगे हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पिछले टॉपिक में हमने कुषाण वंश के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के बारे में बात करें तो गुप्त वंश के बारे में क्या क्या बात करेंगे। गुप्त वंश 319 AD से 550 AD तक इसका शासनकाल रहा था। अर्थात गुप्त वंश का शासनकाल कब से कब तक था। 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासनकाल रहा था। भारत की बात करें तो भारत में गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को। भारत में गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, श्रीगुप्त को भारत में गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हमने देख लिया, संस्थापक की बात कर ली, जो प्रतापी राजा अर्थात वास्तविक संस्थापक की बात कर ली। तो अब एक एक करके गुप्त वंश के राजाओं के बारे में बात करते हैं। गुप्त वंश में हम किन किन राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रीगुप्त के बारे में, फिर हम बात करेंगे घटोत्कच, फिर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो इस तरह गुप्त वंश के जो प्रमुख राजा हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे। इनके शासनकाल की बात करें तो ये 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। गुप्त वंश भारत में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भारत में, श्रीगुप्त। एक चीनी यात्री थे इत्सिंग, कौन से, इत्सिंग। तो इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र जो मगध का क्षेत्र था वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पाटलिपुत्र मगध में क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया किसने, श्रीगुप्त ने। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार। तो इत्सिंग की बात माने तो श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र मगध में क्या एक मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश के शासक थे श्रीगुप्त। उनकी जानकारी हमारी एक प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से मिलती है। प्रभावती गुप्त का एक पूना ताम्रपत्र, उसमें से हमें गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं, पटना के नाम से जाना जाता है। अर्थात पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। और ये पटना कहाँ है, बिहार के अंदर। मगध भी वर्तमान में बिहार में है। अर्थात मगध को वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार को पहले मगध कहते थे। अब श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की थी। और महाराज क्या, गुप्त काल में सामंतों को कहा जाता था। अर्थात सामंतों की उपाधि क्या हुआ करती थी, महाराज। तो इस तरह हमने श्रीगुप्त के बारे में देख लिया है। अगले प्रतापी राजा की बात करें तो वो थे हमारे घटोत्कच। घटोत्कच की बात करें तो श्रीगुप्त के बाद राजा बनता है कौन, घटोत्कच। अगला राजा कौन बनेगा, घटोत्कच। गुप्त वंश के शासक जो घटोत्कच है, इसकी जानकारी भी हमें वही ताम्रपत्र था पूना के वाला, अर्थात प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र है उससे हमें घटोत्कच के बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात करें प्रभावती गुप्त की, तो प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। जो प्रभावती गुप्त कौन थी, जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय है उनकी बेटी कौन थी, प्रभावती गुप्त। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था। और इसे ही सबसे पहले अर्थात वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का पहला या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम की, तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या है, पहला ऐसा शासक बना जिसने कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत या गुप्त कैलेंडर शुरू किया था। कब शुरू किया था, 319 ईस्वी के अंदर। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, जो कुमारी देवी थी ना, श्री कुमारी देवी, जो कौन थी, लिच्छवी राजकुमारी थी, उससे शादी कर ली थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी श्री कुमारी देवी से शादी की थी, अर्थात विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर अपनी पत्नी श्री कुमारी देवी का नाम लिखवाया था। इससे हमें पता चलता है चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया,
कुमारी देवी से शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने श्री सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे? श्री सिक्के चलाए थे। और राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे और विवाह प्रकार के सिक्के चलाए थे। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन से सिक्के चलाए? एक तो श्री सिक्के, एक राजा ने प्रकार के सिक्के और एक विवाह प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बेटे समुद्रगुप्त के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? अपने बेटे समुद्रगुप्त के लिए सिंहासन को त्याग दिया। अब आते हैं इसके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल था हमारे 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का। समुद्रगुप्त की बात करें तो इस गुप्त वंश के जो शासक थे, चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त क्या था? गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। समुद्रगुप्त के द्वारा निम्नलिखित उपाधियां धारण की जाती थी। कौन कौन सी उपाधि धारण की जाती थी समुद्रगुप्त के द्वारा? आगे देखते हैं कौन कौन सी उपाधियां हमारी। लिच्छवी, दोहित्र, धरणीबंध। कौन कौन सी उपाधियां हमारी? लिच्छवी, दोहित्र, धरणीबंध। और बात करें हमारे समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई एक थी प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई एक प्रयाग प्रशस्ति थी, इसके द्वारा हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है और इसकी लिपि कौन सी है? एक तो भाषा तो इसकी संस्कृत है और लिपि की बात करें तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के अंदर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? चंपू शैली में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। और चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद। चंपू शैली का अर्थ क्या होता है? गद्य या पद, अर्थात दोनों विधाओं के अंदर लिखी जाती है चंपू शैली। हरिश्चंद्र की बात करते हैं। हरिश्चंद्र कौन था? समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रहता। कौन था? महासंधि विग्रहता कौन? हरिश्चंद्र का समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र कौन था? समुद्रगुप्त का जो महासंधि विग्रहता वो हरिश्चंद्र था। पहले चरण में बात करते समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था। पहले चरण में क्या किया? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जो 9 राजा थे उनको हराया था। तो हम आगे बात करें तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराने के बाद 9 शासकों के प्रति या विरुद्ध प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई? प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी 9 शासकों के विरुद्ध या 9 शासकों के प्रति। प्रसवोद्धरण का अर्थ होता है किसी वंश को जड़ से उखाड़ कर खत्म कर देना। अर्थात समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत के 9 राजा थे, जो शासक थे, उनको हराया और उनके प्रति कैसी नीति अपनाई? प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई, अर्थात उनको जड़ से खत्म कर दिया। ये तो हमने पहले चरण की बात की। दूसरे चरण में क्या था? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। उत्तर भारत के 9 राजाओं को या 9 शासकों को हराया और दक्षिण भारत के 12 राजा या 12 शासकों को हराया था। समुद्रगुप्त ने इन 12 शासकों के प्रति क्या किया? इनके विरुद्ध मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। कैसी? मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, जबकि उत्तर भारत के 9 राजाओं या 9 शासकों के खिलाफ प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। अब हम बात करें जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति तो अपना ली 12 राजाओं के साथ। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की बात करें तो इसका अर्थ है समुद्रगुप्त ने इन 12 राजाओं से टैक्स लेने के बाद इनको अपना राज्य वापस दे दिया था। इन राज्यों के साथ क्या किया? इन 12 शासकों से टैक्स लेने के बाद इन्हें अपना राज्य वापस दे दिया। तो ये 2 चरणों की बात होगी। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण और सभी विदेशियों या विदेशी आक्रमणकारियों को हरा दिया। तीसरे चरण में जितने भी शक थे, शेष, कुषाण थे और जितने विदेशी थे और विदेशी आक्रमणकारी थे, इन सबको हरा दिया था। शक और कुषाण समुद्रगुप्त को क्या करते थे? उपहार दिया करते थे। क्या करते थे? शक और कुषाण समुद्रगुप्त को उपहार देते थे। इससे हमें पता चलता है कि शक और कुषाणों को समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और अपनी पुत्रियों का विवाह किससे कर दिया? समुद्रगुप्त के परिवारजनों से। इससे हमें पता चलता है समुद्रगुप्त का प्रभाव सभी जगह फैल गया था। आगे हम बात करें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त ने कामरूप को पराजित किया था। किसको? कामरूप को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। और कामरूप का अन्य नाम क्या था? असम। अर्थात असम को कामरूप माना जाता है। अर्थात भारत का जो असम राज्य है उसका प्राचीन नाम क्या था? कामरूप।
समुद्रगुप्त की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के जो गणराज्य है इनको समुद्रगुप्त ने हराया था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। हम देख सकते हैं क्या समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, और वो सिक्के कौन कौन से थे। एक तो हमारे गरुड़ सिक्के, कौन कौन से, गरुड़ सिक्के, अश्वमेध सिक्के, वीणावादन सिक्के, धनुर्धर सिक्के, व्याघ्र निहंता सिक्के और परशु सिक्के। तो इस तरह समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले की बात करते हैं गरुड़ सिक्के की। गरुड़ सिक्कों के बारे में बात करें तो हम आपको दिखा देते हैं। तो हम बात करें गरुड़ सिक्कों की, तो गरुड़ सिक्के की गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। गरुड़ सिक्कों पर गरुड़ पक्षी का चित्र बना हुआ है। गरुड़ पक्षी का चित्र कहाँ बना हुआ है? गरुड़ सिक्कों पर। जबकि गरुड़ सिक्का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। गुप्त शासकों की बात करें तो इनका राजकीय धर्म क्या था? भागवत धर्म। गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय धर्म क्या था? भागवत धर्म था। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? गरुड़। गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? गरुड़ था। दूसरे सिक्कों की हम बात करें तो दूसरे सिक्के हमारे अश्वमेध सिक्के। कौन से सिक्के? अश्वमेध सिक्के। तो अश्वमेध सिक्कों की बात करें तो अश्वमेध सिक्के गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। किसके द्वारा चलाए गए? समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे अश्वमेध सिक्के, जो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त की बात करते इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। तो हम देख सकते हैं अश्वमेध सिक्के किस प्रकार है। अश्वमेध में अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और ये आप देख सकते हैं अश्वमेध सिक्के का चित्र। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। जो समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त के जो अश्वमेध यज्ञ की आयोजन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलती है। ध्यान रखना, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की जानकारी हमें अश्वमेध सिक्कों से ही मिलती है, अर्थात हमें कहीं से नहीं मिलती। केवल अश्वमेध सिक्के थे, उन सिक्कों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे प्रकार के सिक्कों की बात करें, तीसरे प्रकार के सिक्के थे हमारे वीणावादन सिक्के। वीणावादन सिक्के की बात करें तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा ये चलाए गए थे। वीणावादन सिक्के क्या थे? संगीत प्रकार के सिक्के थे। किस प्रकार के सिक्के थे? संगीत प्रकार के सिक्के थे। तो वीणावादन सिक्कों की हम बात करें तो हम दिखा देते हैं आपको वीणावादन सिक्के। वीणावादन सिक्कों को आप देख सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं आगे के सिक्कों की। तो समुद्रगुप्त क्या करते थे? इन सिक्कों के अंदर आप देख सकते हैं स्वयं वीणा बजाते थे। क्या करते थे? स्वयं वीणा बजाते थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? कविराजा या कविराज कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? धनुर्धर सिक्कों की। धनुर्धर सिक्कों की हम बात करें तो धनुर्धर सिक्के गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। कौन से सिक्के? धनुर्धर सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। आपको ये धनुर्धर सिक्के भी देख सकते हैं, इसके अंदर समुद्रगुप्त के द्वारा धनुष धारण किए हुए। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद आगे बात करते हैं। तो धनुर्धर सिक्के किससे संबंधित है? धनुर्धर सिक्के धनुर्धर से संबंधित है, अर्थात समुद्रगुप्त धनुष पकड़े हुए इसके अंदर। फिर इसके बाद आता है व्याघ्र निहंता सिक्के। व्याघ्र का अर्थ होता है शेर अर्थात बाघ, अर्थात व्याघ्र निहंता सिक्के क्या? गुप्त वंश शासक समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। या व्याघ्र निहंता देख सकते हो, इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है ये व्याघ्र है। व्याघ्र अर्थात शेर। व्याघ्र क्या है? शेर। तो इसका निहंता अर्थात उसको उसका शिकार किया जा रहा है, शेर का शिकार किया जा रहा है। तो इसमें आप धनुष भी देख सकते हैं समुद्रगुप्त के हाथ में, और व्याघ्र भी देख सकते हैं जिसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार के सिक्के कहाँ मिलते हैं? गुप्त वंश के काल में समुद्रगुप्त के द्वारा ये बनाए गए थे। व्याघ्र निहंता सिक्के पर शेर के शिकार का अंकन किया गया। व्याघ्र निहंता सिक्के पर क्या किया गया? शेर के शिकार का अंकन किया गया। इसके बाद आता है हमारे परशु सिक्के। कौन से सिक्के? परशु सिक्के आते हैं। परशु सिक्कों की बात करें तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। कौन से? परशु सिक्के समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। तो आप परशु भी देख सकते हैं। परशु का अर्थ होता है वैसे कुल्हाड़ी। तो इसमें आप समुद्रगुप्त के हाथ में कुल्हाड़ी देख सकते हैं। ये हमारी कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी को आपने देख लिया, तो जूम आउट कर देते हैं इसको। तो आगे हम बात करें तो परशु सिक्कों पर क्या है? कुल्हाड़ी का अंकन किया गया है।
गुप्त काल में एक काच नाम के व्यक्ति के सिक्के भी मिलते हैं। एक व्यक्ति था काच, उसके सिक्के भी हमें गुप्त काल के दौरान मिलते हैं। ये हमारे काच के सिक्के भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सिक्के हैं। आगे बात करें हम काल की, तो काल क्या है? संभवतः समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्त के किसी महत्वाकांक्षी भाई का नाम रहा होगा। काल या काच नाम हो सकता है। तो ये कौन था? समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्त के किसी महत्वाकांक्षी भाई का नाम हो सकता है। अब बात करें, इतनी सारी हमने सिक्कों के बारे में देखा, तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को। इतिहासकार स्मिथ की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो श्रीलंका के जो शासक थे मेघवर्मन, बौद्ध साहित्य की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को जो गया बिहार में एक मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी। अर्थात जो मेघवर्मन ने कहा समुद्रगुप्त साहब को कि भैया हम बिहार के अंदर एक मंदिर बनाना चाहते हैं, और समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी। कह दिया था जाओ इसको बना लो यार, एक मंदिर तो बनाना है तो मंदिर बना लो। तो मेघवर्मन ने गया में एक विहार का निर्माण करा है, इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त क्या एक धर्म निरपेक्ष शासक था। अर्थात उसने अन्य धर्मों को भी प्रोत्साहन दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय गया में एक उन्होंने विहार का निर्माण बनाने की अनुमति दी थी। अगले शासक की हम बात करें तो वो थे हमारे रामगुप्त। कौन से शासक थे? रामगुप्त। रामगुप्त की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का बेटा था। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुवस्वामी, जिस या फिर ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी था। रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी की जानकारी हमें कैसे मिलती है? विशाख दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी पुस्तक है? देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक से हमें विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। वहाँ से हमें ध्रुव देवी या ध्रुवस्वामिनी के बारे में जानकारी मिलती है। शक शासक थे हमारे रुद्र सिंह तृतीय। शक शासक कौन से थे? रुद्र सिंह तृतीय। उन्होंने रामगुप्त या गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। अर्थात उसके रामगुप्त के समय में क्या था? जो रुद्र सिंह तृतीय था शक शासक, उसने क्या किया? रामगुप्त के टाइम पे गुप्त वंश की जो राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्र, उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। और युद्ध न करने के लिए रुद्र सिंह ने क्या किया? रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी मांग ली थी। तो रामगुप्त से क्या किया? ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी की मांग की थी। किसने? रुद्र सिंह ने। तो रुद्र सिंह ने ये मांग लिया था। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है, जो ध्रुवस्वामिनी नाम से एक उपन्यास है जो लिखा गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो उसने रुद्र सिंह तृतीय और रामगुप्त की हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? जो रुद्र सिंह तृतीय था और रामगुप्त अर्थात अपने भाई की भी हत्या कर दी, साथ ही साथ उस शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की भी हत्या कर दी। और क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था और रामगुप्त का छोटा भाई था। तो इसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। साथ ही साथ क्या? इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय की भी हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? ध्रुवस्वामिनी या ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। रामगुप्त की जानकारी हमें राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों से मिलती है। रामगुप्त की जानकारी कहाँ से मिलती है? राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों से मिलती है। मध्य प्रदेश के एरन और भीलसा में से हमें रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं। मध्य प्रदेश के एरन और भीलसा से हमें क्या मिलते हैं? रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं। एरन क्या है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो एक सागर जिला है वहाँ पे गांव है। कौन सा? एरन। एरन कहाँ? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में एक गांव है एरन, वहाँ से हमें इसकी जानकारी अर्थात सिक्के, रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं। भीलसा को प्राचीन काल में विदिशा के नाम से भी जाना जाता था। भीलसा को क्या कहते थे? प्राचीन काल में विदिशा के नाम से जाना जाता था। अर्थात विदिशा का वर्तमान नाम क्या है? भीलसा। फिर बात करते हैं भीलसा क्या था? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर का नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें अब, अर्थात जो रामगुप्त था, तो रामगुप्त का छोटा भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासन 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये दो पत्नियां थी, एक तो ध्रुव देवी जिसको ध्रुवस्वामिनी भी कहते हैं, ये रामगुप्त की पत्नी थी उसके बड़े भाई की। दूसरी है कुबेरनामा या कुबेरनागा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था रामगुप्त का भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का भक्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन था? भगवान विष्णु का भक्त था।
जो मेहरौली का लौह स्तंभ है इसके अनुसार बात करें तो चंद्रगुप्त ने बहालिको को हराया था। किसको हराया था? बहालिको को हराया था। मेहरौली का लौह स्तंभ की बात करें तो मेहरौली का लौह स्तंभ भारत की राजधानी दिल्ली में मेहरौली नामक गांव में रखा हुआ है। कहाँ है? मेहरौली नामक गांव में है मेहरौली लौह स्तंभ, जो कहाँ है? दिल्ली में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी किससे कराई थी? वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करा दी थी। जो रुद्रसेन द्वितीय था वो कौन था? वाकाटक शासक था, और इससे शादी करा दी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की। तो हमने इसके बारे में देख लिया है। आगे बात करते हैं रुद्रसेन की। तो रुद्रसेन द्वितीय खत्म हो गए। जो हमारे वाकाटक के शासक थे रुद्रसेन द्वितीय, तो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु होने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक पर सीधा नियंत्रण हो गया था, अर्थात शत्रुंजय ने जमाई का शासन हथिया लिया। क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटक का शासन प्रणाली किसके पास आ गई थी? प्रभावती गुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी के पास। और प्रभावती गुप्त क्या है? वाकाटक में शासन चलाने के लिए कोई भी कार्य अपने पिता से पूछे बिना नहीं करती थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान कार्य करते थे, अर्थात 9 विद्वान थे। जैसे कौन कौन से थे? कालिदास, कौन कौन से? कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या था? एक चिकित्सक था। अमर सिंह, वेताल भट्टी या वत्स भट्टी, शंकु, घटकरपर, क्या? घटकरपर, शपणक, भरूची, जिसको भरूची भी कह सकते हैं, ये थे। साथ ही साथ बात करें 399 ईस्वी में एक चीनी यात्री था फाइयान, ये भारत आया था। फाइयान क्या था? स्थल मार्ग से होते हुए भारत आया था। फाइयान क्या? जहाज के द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन वापस चला गया। फाइयान ने क्या किया? जहाज के द्वारा जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था ना, वहां से चीन वापस चला गया। ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति नामक प्राचीन नगर में स्थित है। वहां से कहाँ चला गया? तो वापस चीन चला गया था। ताम्रलिप्ति नामक नगर को वर्तमान में ताम्रलुक के नाम से जाना जाता है, अर्थात ताम्रलुक का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रलिप्ति। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें समानांतर सरकार चलाने में ताम्रलुक का भी विशेष योगदान रहा था। अब बात करें ताम्रलुक की, तो ताम्रलुक क्या है? ताम्रलुक भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसे मिदनापुर जिला है, वहां से हमें ताम्रलुक क्षेत्र मिलता है। अर्थात ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान में भारत के पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में है। फाइयान की बात करें तो फाइयान के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। फाइयान के द्वारा क्या किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। फाइयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशंसा तो की थी। अब बात करें फाइयान बौद्ध धर्म की जानकारी और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चीन से भारत आया था। अब फाइयान की किताब थी वो कौन सी थी? फोको क्वी क्या थी? फाइयान की पुस्तक थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की उपाधियां कौन कौन सी थी? विक्रमादित्य, परम भागवत या परमेश्वर और शकारी। कौन कौन सी 3 उपाधि थी? सबसे पहले परमादित्य या विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी। सबसे पहली उपाधि की बात करें विक्रमादित्य की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। खास बात देखें तो हमारे आखिरी राजा कौन थे? हेमू या हेमचंद्र। तो कहाँ के राजा थे? दिल्ली के। हेमू या हेमचंद्र अंतिम हिंदू शासक थे जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अर्थात हेमू या हेमचंद्र दिल्ली के सिंहासन पर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बैठते थे। क्या किया था इन्होंने? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से ये बैठते थे। अगली बात करें उपाधि की, तो परम भागवत या परमेश्वर। कौन सी? परम भागवत या परमेश्वर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत या परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत या परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? परम भागवत या परमेश्वर की उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? भगवान विष्णु का भक्त था। आगे आता शकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के जो अंतिम राजा थे रुद्रसिंह तृतीय, इसकी हत्या करके शकारी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? शकारी की उपाधि धारण की थी। किसको मारकर? शक वंश के जो अंतिम शासक थे रुद्रसिंह तृतीय, इसको मारकर। अब आगे बात करते हैं हम कुमारगुप्त की। किसकी बात करें? कुमारगुप्त की बात करें तो इसका शासनकाल था 414 से लेकर 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त क्या था? गुप्त वंश का शासक था। कुमारगुप्त भगवान कार्तिकेय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? भगवान कार्तिकेय का अनुयायी था। भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहते थे। क्या कहते थे? भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े बेटे थे। कौन थे? बड़े बेटे थे। कुमारगुप्त ने
मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। कौन से? मयूर शैली के सिक्के चलाए थे, जिसका प्रमुख कारण क्या था? कुमारगुप्त। जिसके प्रमुख कारण कुमारगुप्त या भगवान कार्तिकेय का अनुयायी थे। इससे पता चलता है कि भगवान कार्तिकेय के अनुयायी कौन थे? कुमारगुप्त। और भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या था? मयूर। और उनके सिक्के कैसे थे? मयूर शैली के। चीनी यात्री हेनसांग की बात करें तो शक्रादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, अर्थात चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त को ही शक्रादित्य नाम दिया है। जो गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त, इसको क्या बोलते थे? शक्रादित्य। अब बात करें कुमारगुप्त की, तो कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। कुमारगुप्त के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पुष्यमित्रों ने पकड़ लिया था। जो घोड़ा क्या है अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा गया था, उसी घोड़े किसने पकड़ लिया? पुष्यमित्रों ने। पुष्यमित्र क्या थी? एक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। जो हमने देख लिया, शक और कुषाणों को भी माना जाता था। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले पुष्यमित्रों को हराया। स्कंदगुप्त का बेटा कौन था? कुमारगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त का बेटा था। स्कंदगुप्त के द्वारा पुष्यमित्रों को हराए जाने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक मिनट, आगे हम बात करें तो भीतरी कहाँ है? एक गांव है। भीतरी कहाँ है? एक गांव है। आगे बात करें, भीतरी नामक गांव भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। गुप्त वंश के शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे। भरतपुर के पास बयाना में सिक्कों के ढेर मिलते हैं। भरतपुर के पास क्या? बयाना में सिक्कों के ढेर मिलते हैं। बयाना भारत के राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित नगर का नाम है। गुप्त वंश के शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ के मिलते हैं? कुमारगुप्त के मिलते हैं। और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाला कौन है? गुप्त वंश। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त वंश ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? कुषाणों ने। अगले शासक की बात करें स्कंदगुप्त की, तो 454 से लेकर 467 ईस्वी तक इसका शासन था। स्कंदगुप्त वंश का शासक था। स्कंदगुप्त क्या था? गुप्त वंश का शासक था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त का बेटा था। स्कंदगुप्त कौन था? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त का बेटा था। स्कंदगुप्त क्या था? एक योद्धा था। स्कंदगुप्त क्या था? एक योद्धा था। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान क्या? हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, अर्थात स्कंदगुप्त के शासक काल में हूणों ने गुप्त वंश पर आक्रमण कर दिया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि हूणों के बारे में? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख था, इसके अनुसार बात करते स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। तो ये हमें कैसे पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसके अनुसार बात करते स्कंदगुप्त के समय स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त, किसने? पर्णदत्त ने गुप्त वंश के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो स्कंदगुप्त के जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसके अनुसार बात करते स्कंदगुप्त के समय स्कंदगुप्त के जो गवर्नर थे पर्णदत्त, गुप्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। हमने उस समय रुद्र दमन के अभिलेख के समय हमने देख लिया था सुदर्शन झील के बारे में पूरी डिटेल से, तो हमने उसके बारे में बात कर ली थी। आगे हम बात करते हैं चक्रपालित ने क्या किया था? सुदर्शन झील के पास विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्या किया था? चक्रपालित ने क्या किया था? सुदर्शन झील के पास में विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो हमने सभी राजाओं के बारे में जानकारी ले ली है। अब बात करेंगे गुप्त काल के साहित्य के बारे में। किसकी? गुप्त काल का जो साहित्य था उसके बारे में हम बात करते हैं। गुप्त काल के साहित्य की बात करें तो गुप्तकालीन साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। गुप्तकालीन जो साहित्य है उस साहित्य को क्या? दो भागों में बांटा जाता है। अर्थात गुप्तकाल में जितने भी साहित्य लिखा है, दो भागों में कौन कौन सा है? एक तो धार्मिक साहित्य और एक गैर धार्मिक साहित्य। एक तो कौन सा साहित्य है? धार्मिक साहित्य। और एक कौन सा? गैर धार्मिक साहित्य। सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य के अंदर हम किन किन को पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किनके की? एक तो रामायण और एक महाभारत की। ये गुप्त काल के अंदर लिखे गए थे, रामायण और महाभारत। और गैर धार्मिक साहित्य की बात करें तो हम गुप्त काल में गैर धार्मिक साहित्य किन किन के बारे में पढ़ेंगे? सबको डिटेल से पढ़ेंगे, आप घबराइए मत, और बढ़िया पढ़ेंगे। कालिदास, महाकवि भास, चारुदत्तम, चंद्रगोमिन,
वात्स्यायन, विष्णु शर्मा, वत्स भट्टी या फिर बेताल भट्टी, महाकवि माघ, कामंदक, ये हमारे गैर धार्मिक साहित्य के लेखक थे। क्षेमेंद्र, शूद्रक। तो हमने इनके नाम देखें, अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल से देखेंगे। ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना चाहिए, जिससे आप इनको अच्छी समझ के साथ याद कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कालिदास की। तो ये क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दरबारी विद्वान था। कौन? कालिदास। कालिदास क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान था। कालिदास के काव्यों की बात करते, कालिदास ने 2 काव्य लिखे, एक तो रघुवंश काव्य और दूसरा कुमार संभवम काव्य। पहला तो रघुवंश काव्य है, दूसरा कुमार संभवम काव्य। पहले रघुवंश काव्य की बात करें तो ये कालिदास का काव्य आप देख सकते हैं, रघुवंश काव्य की। तो ये रघुवंश काव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया काव्य था। मैं आपको स्क्रीन में इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य, तो ये महाकाव्य। तो आगे देखें हम, तो आगे हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। और जानकारी लें तो यह महाकाव्य भगवान राम के वंश की जानकारी हमें, या वंश की कहानी के बारे में बताता है। रघुवंशी कौन थे? हमारे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के जो वंश की जानकारी है उनके बारे में उल्लेख करता है। दूसरे महाकाव्य की बात करें तो वो कौन सा था? कुमार संभवम महाकाव्य। कौन सा? कुमार संभवम महाकाव्य। कुमार संभवम काव्य क्या? कालिदास का लिखा हुआ काव्य। कालिदास ने ये काव्य लिखा था, ये हम देख सकते हैं। कुमार संभवम, ये संस्कृत में लिखा गया काव्य। ये हमारे किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। तो हमने ये 2 काव्यों के बारे में देखा। अब कुमार संभवम काव्य की बात करें तो इस काव्य में भगवान शिव और पार्वती के बेटे थे ना, कार्तिकेय भगवान, उनकी कहानी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की कहानी का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? कुमार संभवम काव्य में। अब कुमार संभवम काव्य में क्या था? देवता और दानवों के जो संघर्ष या युद्ध की कहानी का उल्लेख भी किया गया है। कुमार संभवम काव्य में क्या किया गया है? देवता और दानवों के संघर्ष या युद्ध की कहानी का उल्लेख किया गया है। अब ये तो हमने काव्य की बात कर दी। काव्य के बाद उन्होंने 2 अर्ध काव्य भी लिखे हैं। क्या किया उन्होंने? 2 अर्ध काव्य लिखे हैं कालिदास ने, और वो कौन कौन से हैं? मेघदूत और ऋतु संहार। कौन कौन से? मेघदूत और ऋतु संहार, ये उनके 2 अर्ध काव्य। सबसे पहले बात करते हैं मेघदूत की। तो मेघदूत अर्ध काव्य क्या? कालिदास के द्वारा लिखा गया अर्ध काव्य। ये हम आपको मेघदूत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये मेघदूत है, ये विरह से संबंधित है काव्य, अर्थात ये काव्य नहीं, अर्ध काव्य है, तो आप याद रख सकते हैं। तो 2 अर्ध काव्य, मेघदूत और ऋतु संहार। अब इसके बारे में आगे बात करें हम, तो मेघदूत जो अर्ध काव्य था, इसमें एक पति की कहानी अर्थात एक पति की विरह वेदना का वर्णन किया गया है कि एक पति किस प्रकार से याद करता है, तो उसके बारे में बताया गया। दूसरा ऋतु संहार अर्ध काव्य। ऋतु संहार अर्ध काव्य की बात करते, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया अर्ध काव्य है। ये हमारे ऋतु संहार काव्य, ये भी अर्ध काव्य है। आप स्क्रीन में इसको ठीक से देख सकते हैं। तो हम बात करें आगे ऋतु संहार की, ये भी एक अर्ध काव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। इस काव्य में एक पत्नी की कहानी, एक पत्नी की विरह वेदना का वर्णन किया गया, अर्थात ऋतु संहार में पत्नी की वेदना, और जो हमारा मेघदूतम कौन सा था, ये हम दिखा देते हैं आपको एक बार। मेघदूतम या मेघदूत, ये है ना पति की जो विरह वेदना है, इसके बारे में बताता है। आगे बात करते हैं, ये तो हमने काव्य और अर्ध काव्य के बारे में बात की। अब कालिदास ने क्या है? 3 नाटक भी लिखे हैं। क्या किया कालिदास ने? 3 नाटकों का लेखन भी किया है। कौन कौन सा? मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 3 नाटक है कालिदास के। कौन कौन से? मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम की। तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है, और इस संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है। कैसे? इस संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है। हम आपको मालविका अग्निमित्रम के जूम करके दिखा देते हैं। ये मालविका है और ये हमारे अग्निमित्र है, अर्थात ये देख सकते हैं, एक तरफ मालविका है, दूसरी तरफ अग्निमित्र है। उनके प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। जो मालविका अग्निमित्रम है, तो यह इस नाटक में पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और मालविका की कहानी के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? इसमें पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र और मालविका है, उसके प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। मालविका अग्निमित्र नाटक।
अगला है हमें विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम क्या है? कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक में राजकुमार पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी इसकी कहानी या वीर वेदना के बारे में बताया गया है। कौन सी अप्सरा है इसमें? उर्वशी। और राजकुमार कौन है? पुरूरवा। पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की वीर वेदना या कहानी के बारे में बताया गया है। फिर आगे आता है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा नाटक कौन सा है हमारा? अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभी हाल ही में अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर एक मूवी भी आई थी जो साउथ की थी, लेकिन हिंदी भाषा में काफ़ी चली थी, तो आप इसके लिए उसे भी देख सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो आपकी एक अच्छी समझ विकसित होती है इससे। आगे हम बात करें तो कालिदास का जो अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था ना, ये कालिदास की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अब एक अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें जो राजा दुष्यंत है, कौन? राजा दुष्यंत और उनकी जो पत्नी थी, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत, इन तीनों की कहानी का उल्लेख किया गया है। तो आप देखेंगे इसके अंदर वो राजा दुष्यंत भूल जाते हैं शकुंतला के बारे में, फिर उन्हें अंगूठी के माध्यम से अपनी पत्नी और पुत्र भरत की जानकारी मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा नाटक है, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हम अगले कवि की बात करें या विद्वान की बात करें तो वो थे हमारे महाकवि भास। कौन थे हमारे? महाकवि भास। तो गुप्त काल में महाकवि भास के द्वारा निम्नलिखित नाटक लिखे गए हैं। कौन कौन से नाटक है जो महाकवि भास के द्वारा लिखे गए? एक तो स्वप्न वासदत्तम। कौन सा? स्वप्न वासदत्तम, प्रतिज्ञा योंद्रायण और चारुदत्तम। तो गुप्त काल में महाकवि भास के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए? स्वप्न वासदत्तम, प्रतिज्ञा योंद्रायण और चारुदत्तम। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो पहली बात करते हैं स्वप्न वासदत्तम। ये महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था। और ये नाटक कब लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। स्वप्न वासदत्तम नाटक की बात करते हैं संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कैसे लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो आप स्वप्न वासदत्तम के बारे में देख सकते हैं। तो स्वप्न वासदत्तम संस्कृत का है, तो आप इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसके बाद हम बात करें स्वप्न वासदत्तम के बाद। स्वप्न वासदत्तम पुस्तक में अवंती के जो शासक थे ना, प्रद्योत, उसकी बेटी वासवदत्ता और वत्स के राजा उदयन की कहानी का उल्लेख मिलता है। स्वप्न वासदत्तम नामक पुस्तक में क्या? अवंती का राजा था प्रद्योत और उसकी बेटी वासवदत्ता और वत्स के शासक थे हमारे उदयन की कहानी के बारे में उल्लेख मिलता है। स्वप्न वासदत्तम नाटक को भारत का पहला नाटक भी माना जाता है। स्वप्न वासदत्तम को क्या माना जाता है? भारत का पहला नाटक भी माना जाता है। अब अगली पुस्तक की बात करें महाकवि भास की, तो वो है हमारा प्रतिज्ञा योंद्रायण। प्रतिज्ञा योंद्रायण किसका नाटक है? महाकवि भास का। तो प्रतिज्ञा योंद्रायण नाटक महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है और यह नाटक है गुप्त काल में लिखा गया था। कब लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। तो आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। प्रतिज्ञा योंद्रायण है, यह हमारे महाकवि भास के द्वारा लिखा गया था। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। आगे हमारा आता है प्रतिज्ञा योंद्रायण। ये नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया? जो संस्कृत भाषा में। और जो प्रतिज्ञा योंद्रायण क्या पहले नाटक लिखा गया था स्वप्न वासदत्तम, इसमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसके आगे की कड़ी क्या प्रतिज्ञा योंद्रायण के अंदर लिखी गई है। अर्थात स्वप्न वासदत्तम नाटक की पिछली कड़ी कौन सी है? प्रतिज्ञा योंद्रायण। एक मिनट। अब तीसरे नाटक की बात करते हैं महाकवि भास के, वो हमारे चारुदत्तम। चारुदत्तम की बात करें तो चारुदत्तम नाटक महाकवि भास के द्वारा लिखा गया और ये भी हमारे गुप्त काल में ही लिखा गया था। ये आप देख सकते हैं चारुदत्तम के बारे में। चारुदत्तम पुस्तक देख सकते हैं, महाकवि भास के द्वारा लिखी गई है। अब चारुदत्तम नाटक किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चारुदत्तम नाटक है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चारुदत्तम नाटक काल्पनिक घटना पर आधारित है। चारुदत्तम नाटक क्या है? काल्पनिक घटना पर आधारित है। फिर बात करते हैं अमर सिंह की। किसकी बात करें? अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह क्या है? गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके दरबारी में विद्वान था।
अर्थात दरबारी विद्वान कौन था? अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का विद्वान था। अमर सिंह की बात करो, अमर सिंह ने गुप्त काल में अमरकोश नामक एक पुस्तक की रचना की थी। किसकी? अमरकोश की रचना की थी गुप्त काल में। अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, अमरकोश। अमर सिंह की जो अमरकोश नामक पुस्तक है, इसका विषय क्या था? व्याकरण। अमर सिंह की अमरकोश नामक पुस्तक का विषय क्या था? व्याकरण। अगले की बात करते हैं, अगला है हमारा चंद्रगोमिन। अगला जो कवि है, ये दरबारी विद्वान है, ये कौन था? चंद्रगोमिन। तो चंद्रगोमिन के द्वारा चंद्रगोमिन व्याकरण या चांद व्याकरण नामक पुस्तक लिखी गई है। चंद्रगोमिन व्याकरण या चांद व्याकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रगोमिन के द्वारा। आगे बात करें तो यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है और इसका विषय क्या है? व्याकरण। तो चंद्रगोमिन की जो चंद्रगोमिन व्याकरण है, इस पुस्तक का विषय क्या है? व्याकरण। अगला हमारा दरबारी विद्वान आता है वात्स्यायन। कौन हमारा अगला विद्वान? वात्स्यायन। वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नामक पुस्तक की रचना की गई है। कौन सी पुस्तक? कामसूत्र की रचना की गई है। वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। कामसूत्र नामक पुस्तक कब लिखी थी? गुप्त काल में लिखी थी। तो आप इसको देख सकते हैं, ये वात्स्यायन की कामसूत्र है, इसमें काफ़ी अच्छे चित्र बने हुए हैं। एक मिनट, आगे देखते हैं। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की बात की थी, तो कामसूत्र में धर्म, अर्थ और काम तीनों की व्याख्या वात्स्यायन ने की थी कामसूत्र के अंदर। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। तो आपने देखा होगा लगभग सभी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है इस समय? संस्कृत भाषा में लिखी गई। अगली पुस्तक आती है हमारी विष्णु शर्मा के बारे में। अर्थात विष्णु शर्मा कौन था? हमारे दरबारी विद्वान था। कौन था हमारा दरबारी विद्वान? कौन था? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। विष्णु शर्मा के द्वारा क्या किया गया था? पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक कब लिखी थी? गुप्त काल में। तो हम आपको पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो आप देख सकते हैं, मैं आप जूम आउट कर देता हूँ इसको। तो पंचतंत्र को आपने देख लिया। विष्णु शर्मा के जो पंचतंत्र नामक पुस्तक है, इसका विषय क्या था? कूटनीति या राजनीति। क्या था इसका विषय? कूटनीति या राजनीति था। विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी, ये भी कब कैसे लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था, जैसे एक कलीला दमना था, तो बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है इसका। अगले जो हमारे दरबारी विद्वान है, वो है हमारे वत्स भट्टी या बेताल भट्टी। वत्स भट्टी या बेताल भट्टी इसके अगले जो दरबारी विद्वान थे। वत्स भट्टी को ही बेताल भट्टी कहा जाता है। वत्स भट्टी ने रावण वध नामक एक पुस्तक लिखी थी। वत्स भट्टी ने क्या किया? रावण वध नामक एक पुस्तक लिखी थी। वत्स भट्टी ने रावण वध पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। कब लिखी थी? गुप्त काल में एक पुस्तक लिखी थी, रावण वध। वत्स भट्टी के द्वारा जो रावण वध नामक पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो इस तरह हमने वत्स भट्टी के बारे में भी जान लिया। आगे हम बात करते हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। महाकवि माघ क्या भीनमाल के रहने वाले थे? कहाँ के? भीनमाल के रहने वाले थे महाकवि माघ। महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वधम नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? शिशुपाल वधम नामक पुस्तक लिखी गई थी, और जो भी गुप्त काल में लिखी गई थी। मैं आपको शिशुपाल वधम की थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे शिशुपाल, जिनके 99 कहा जाता है, 99 जो उनके जो कमियाँ थी, या 99 बार माफ़ कर दिया था श्री कृष्ण ने, लेकिन 100 बार शिशुपाल का वध कर दिया था। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? महाकवि माघ की पुस्तक शिशुपाल वधम के जरिए। तो हम आगे बात करें। महाकवि माघ की जो पुस्तक थी शिशुपाल वधम, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। अगले कवि की बात करें, अगले दरबारी विद्वान की बात करें, तो ये थे हमारे कामंदक। कामंदक के द्वारा नीतिसार नामक एक पुस्तक की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? नीतिसार नामक पुस्तक की रचना कामंदक के द्वारा की गई थी। और कामंदक ने नीतिसार पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। कामंदक ने क्या किया था? नीतिसार पुस्तक कहाँ लिखी थी? गुप्त काल में लिखी थी। तो हम नीतिसार दिखा सकते हैं आपको। कामंदक की जो नीतिसार है, ये आपकी कामंदक की नीतिसार है, तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। आगे है कामंदक की पुस्तक नीतिसार, किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी।
इसके बाद हमारे दरबारी विद्वान आते हैं क्षेमेंद्र या महाकवि क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र या क्षेमेंद्र की बात करें तो क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। क्षेमेंद्र के द्वारा क्या बृहत कथा मंजरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी पुस्तक गुप्त काल में लिखी थी। कब लिखी थी ये? गुप्त काल में लिखी थी। कौन सी? बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की जो पुस्तक है बृहत कथा मंजरी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी बृहत कथा मंजरी। इसके बाद एक दरबारी विद्वान आते हैं हमारे शूद्रक। कौन से? शूद्रक। शूद्रक की बात करें तो शूद्रक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मृच्छकटिकम। कौन सी पुस्तक थी? मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम की बात करें तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी गई थी। शूद्रक की पुस्तक थी मृच्छकटिकम, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना, मृच्छकटिकम। तो मैम आपको शूद्रक की जो पुस्तक है मृच्छकटिकम, तो उसके चित्र में दिखा देते हैं। आगे बात करें जो शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम, इसका नायक कौन था? ब्राह्मण है। इसका नायक था ब्राह्मण। और ये क्या करता है? ये व्यापार करता है। ये क्या करता है? व्यापार करता है। मृच्छकटिकम एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक आम आदमी को नायक बनाया गया है, अर्थात आम आदमी को नायक बना के एक पुस्तक लिखी गई है। मृच्छकटिकम पुस्तक की घटना अर्थात आपद धर्म की जो अवधारणा है उसका उदाहरण। आपद धर्म तो आप समझते होंगे, अर्थात जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस समय पे इनको जो कार्य दिए गए थे, अर्थात इनके लिए जो कार्य माने जाते थे उनको ही वह कार्य कर सकते था। जातिवाद या वर्ण व्यवस्था को रिजिड या कठोर माना जाता था। लेकिन मृच्छकटिकम में जो ब्राह्मण के द्वारा केवल ज्ञान और जो ज्ञान अर्जन और शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते थे, लेकिन जो मृच्छकटिकम में एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा व्यापार किया जाता, अर्थात वैश्य जो वर्ण है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को किया जाता है। तो इस तरह हमने बहुत सारे साहित्य के बारे में देखा जो गुप्त काल का साहित्य था। आगे हम बात करते हैं जो गुप्त काल का साहित्य है इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। गुप्त काल के साहित्य के अनुसार जो शूद्र और महिलाएं क्या थी? प्राकृत भाषा बोलते थे। जो शूद्र होते थे और महिलाएं होती थी वो प्राकृत भाषा बोलते थे और अन्य सभी पुरुष क्या करते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल की जो पुस्तकें थी उसमें सुखद अंत को दर्शाया जाता था। गुप्त काल की जो पुस्तकें थी उसमें सुखद अंत दर्शाया जाता था। गुप्त काल के साहित्य में नैतिक मूल्यों पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था। तो आज के लेक्चर में हम केवल साहित्य तक ही बात करेंगे। अगले लेक्चर से हम चित्रकला और अन्य बातों के बारे में बात करेंगे। गुप्त काल के रामायण और महाभारत के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी जो ये मुहिम है इसको काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।